हेलो स्टूडेंट्स। नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वालों का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। और इस सीरीज़ में हम नेट का पूरा सिलेबस करने वाले हैं। तो नेट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपको बहुत ही डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी, भले ही वो नेट हो या किसी भी पीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा आपको। तो मेरी इसमें इस लेसन की सीरीज़ में कोशिश रहेगी कि आपको हर वो डिटेल अवेलेबल करवा दूं जो कि नेसेसरी है आपका करियर बनाने के लिए इंग्लिश लिटरेचर में। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट लेसन एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन फ्रॉम द प्रोमिनेंट वेरी फर्स्ट इंग्लिश पोइट जोफ्री चौसर। तो जोफ्री चौसर, जिसको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी बोला जाता है, जहाँ से इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं जोफ्री चौसर के बारे में। जोफ्री चौसर, जिसकी ये प्रोनाउंसिएशन दी गई है 1343 टू 1400 इनका लाइफ स्पैन है। तो ये आपको याद रखने हैं, ये आप नोट साथ में बनाते रहिए, लिखते रहिए। जो जो चीज़ आपको मैं बताऊं कि ये इम्पोर्टेंट है, याद रखने वाली है, तो उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए। 1343 और 1400 इनका लाइफ स्पैन है, इम्पोर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। is widely considered the greatest English poet of the Middle Ages and was the first poet to be buried in Poets Corner of Westminster Abbey. वेस्टमिंस्टर अबी में दफनाए जाने वाले पहले पोइट थे। वेस्टमिंस्टर अबी एक ऐसी जगह है इंग्लैंड में जहाँ पे प्रोमिनेंट हस्तियों को, फेमस जो इंडिविजुअल्स हैं, उनको बरी किया जाता था वहाँ पे। तो उसमें बरी होने वाले पहले पोइट थे, ये याद रखने वाली चीज़ है। मिडल एजेस के जो इंग्लिश पोइट थे, पहले प्रोमिनेंट, पहले इंपॉर्टेंट इंग्लिश पोइट रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर के। While he achieved fame during his lifetime as an author, philosopher and astronomer, तो ये तीन चीज़ें थी। वो ऑथर भी थे, फिलोसोफर भी थे और एस्ट्रोनॉमर भी थे, यानी खगोलवेत्ता भी थे। कंपोजिंग ए साइंटिफिक ट्रीटाइज on the astrolabe for his 10-year-old son Louis, Chaucer also maintained an active career in the civil service as a bureaucrat. ये एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है चौसर का कि वो एक सिविल सर्वेंट भी थे, एक ब्यूरोक्रेट भी थे, कर्टियर भी थे और डिप्लोमैट भी थे। तो राजा के दरबार में कर्टियर थे और डिप्लोमैट भी थे, यानी राजा की तरफ से वो दूसरे राज्यों में भेजे भी जाते थे जहाँ से वो कूटनीतिक बातें करते थे। सॉरी। Among his many works are the Book of the Duchess, The House of Fame, The Legend of Good Woman, Troilus and Cressidi, and is best known for the Canterbury Tales. तो ये इनके वर्क्स हैं, आपको याद होने ही चाहिए। इनको तो हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो याद तो अपने आप हो ही जाएंगे जैसे ही आप ये मेरे लेसन्स आप देखने वाले हो आगे। ओके, नेक्स्ट। Chaucer was a crucial figure इन डेवलपिंग द लेजिटिमेसी ऑफ द वर्नाक्यूलर मिडल इंग्लिश। अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि जब चौसर का जो पीरियड था उस समय लैंग्वेज जो मेन थी वो फ्रेंच और लैटिन ही थी, लिटरेरी लैंग्वेज मानी जाती थी। इंग्लिश को कोई उस समय इतना भाव नहीं देता था, लेकिन चौसर ने इंग्लिश में लिखना शुरू किया और उन्होंने उस समय की जो वर्नाक्यूलर, यानी एक लोकल लैंग्वेज होती है वर्नाक्यूलर, मिडल इंग्लिश जो थी, उसमें लिखना शुरू किया और उसको बहुत आगे बढ़ाया, उसको एक स्टेटस दिलाया इंग्लिश लैंग्वेज का, एक लैंग्वेज का जो वास्तव में स्टेटस होता है, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश में लिखना शुरू किया। और आज जो हम ये पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंग्लिश, ये मिडिल इंग्लिश से ही डेवलप हुई है और जिसमें चौसर का बहुत ही बड़ा एक योगदान रहा है। तो पहली इनकी जो बुक है वो है द बुक ऑफ डचेस, ऑल्सो नोन एज द डेथ ऑफ ब्लॉन्श। तो ये इनकी पहली बुक है मानी जाती है। आपको एक बार पहली दूसरी के चक्कर में ना पड़े, याद रख लीजिए, बुक ऑफ डचेस अर्ली पीरियड से रिलेटेड है। is the earliest of Chaucer's major poems, preceded only by his short poem and ABC। एक ये भी पोइम इन्होंने लिखी थी, आपको नोट कर लेनी चाहिए, एंड ABC, और एंड पॉसिबली बाय हिज ट्रांसलेशन ऑफ द रोमंट ऑफ द रोज। एक ये और बुक है रोमंट ऑफ द रोज, आपको नोट कर लेनी चाहिए, रोमंट ऑफ द रोज और एन ABC, और उसके बाद ये लिखी द बुक ऑफ द डचेस। ओके, most sources put the date of composition after 12 September 1368,
व्हेन ब्लाउंस ऑफ लैंकास्टर डाइड। तो ये जो बुक ऑफ डचेज है ये जॉन ऑफ गॉन्ट की वाइफ की डेथ हो गई थी, जिसको ब्लैंच ऑफ लैंकास्टर बोलते थे। तो वो जब मरी तो उसको कमोमेरेट करने के लिए उसकी डेथ को ये बुक लिखी गई थी 1372 विद मैनी रिसेंट स्टडीज प्रिविलेजिंग ए डेट एज अर्ली एज द एंड ऑफ 1368। तो आप इसको मान सकते हो 1368 से 1372 के बीच में इसको माना जाता है। 1368 एक बार लर्न कर लीजिए कि इसकी पब्लिशिंग डेट, राइटिंग डेट ये है। ओके। Overwhelming, if disputed, evidence suggests that Chaucer wrote the poem to commemorate the death of Blanche of Lancaster, wife of John of Gaunt। तो ये आपको याद रखने वाली चीज़ है। बुक ऑफ डचेज किसकी याद में लिखी गई थी? जॉन ऑफ गॉन्ट की पत्नी ब्लैंच ऑफ लैंकास्टर की याद में लिखी गई थी। ओके, जब इसकी डेथ हो गई थी। द एविडेंस इंक्लूड्स हैंड रिटन नोट्स फ्रॉम एलिजाबेथ एंटिक्विटी जॉन स्टोव इंडिकेटिंग दैट द पोइम वाज रिटन एट जॉन ऑफ गॉन्ट्स रिक्वेस्ट। और एक बात और है कि जॉन ऑफ गॉन्ट ने खुद ही रिक्वेस्ट की थी कि एक पोइम लिखिए जिससे मेरी जो पत्नी है उसकी याद स्थायी रह सके। देर आर रिपीटेड इंस्टेंसेज ऑफ द वर्ड वाइट विच इज़ ऑलमोस्ट सर्टेनली ए प्ले ऑन ब्लैंच। तो वाइट का यूज़ बार बार हुआ है, इसका मतलब वो ब्लैंच को इंगित करता है, वो बहुत गोरी थी। In addition, at the end of the poem, there are references to a long castle suggesting the house of Lancaster। ये सारे हिंट हैं, एक लॉन्ग कैसल का जिक्र होता है बार बार, इसका मतलब वो उसके घर का जिक्र हो रहा है। एंड रिंच हिल एज जॉन ऑफ गॉन्ट वाज अर्ल ऑफ रिचमंड। अब वो अर्ल ऑफ रिचमंड था तो रिंच हिल का भी जिक्र बार बार आता है, तो इससे पता लगता है कि वास्तव में उसी के लिए ये पोएम लिखी गई थी। ओके, तो इसका मेन जो पॉइंट है आपके बुक ऑफ डचेज के, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। जॉन ऑफ गॉन्ट की पत्नी ब्लैंच ऑफ लैंकास्टर, उसकी डेथ की याद में ये लिखी गई थी और अर्ली पीरियड से रिलेट करती है चौसर के। थोड़ा सा इसका प्लॉट देख लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में जानने की हमें ज़रूरत नहीं है। प्लॉट में क्या है? द बिगिनिंग ऑफ द पोएम द स्लीपलेस पोएट लाइज इन द बेड रीडिंग ए बुक, ए कलेक्शन ऑफ ओल्ड स्टोरीज। द बुक टेल्स द स्टोरी ऑफ सिक्स एंड एल्कोनी। तो ये जो बुक ऑफ डचेज है, इसमें जो राइटर होता है वो एक बुक पढ़ रहा होता है, उसमें स्टोरी होती है सिक्स और एल्कोइने की, आप थोड़ा याद रख लीजिएगा। टेल्स ऑफ हाउ सिक्स लॉस्ट हिज लाइफ एट सी एंड हाउ एल्कोइने एंड हिज वाइफ मोर्न्ड हिज अब्सेंस। तो वो जो स्टोरी जो पढ़ रहा होता है इस बुक में, जैसे टीवी के अंदर टीवी चलता है, वैसे ये बुक के अंदर एक स्टोरी और है, वो है एल्कोइने और उसके पति सिक्स की। तो वो मर जाता है सिक्स, और उसकी वाइफ जो है मॉर्न कर रही होती है उसकी अब्सेंस को, उसकी अनुपस्थिति को। अनश्योर ऑफ हिज फेट शी प्रेज टू द गॉडेस जूनो टू सेंड हर ए ड्रीम विजन। तो अपने फेट के प्रति अनश्योर होने के कारण वो जूनो गॉडेस को प्रे करती है कि वो उसको एक ड्रीम विजन दे। तो जूनो सेंड्स टू मॉर्फियस टू ब्रिंग द बॉडी ऑफ सिक्स विद द मैसेज ऑफ एल्कोइने। तो इतना बहुत है, आप सब इतना याद रख लीजिए कि सिक्स एंड एल्कोइने की कहानी वो पढ़ रहा था उसके अंदर, और वो सिक्स है जो उसकी डेथ हो जाती है। ये पूरी कहानी है, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप इसको पढ़ सकते हो। ज़्यादा वैसे डिटेल में कोई नहीं पूछेगा इसमें आपके एग्ज़ाम में कि इस बुक ऑफ डचेस का थीम या इस तरह की कोई ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, क्योंकि अर्ली पीरियड से रिलेट करती है और इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, हमें पता ज़रूर होना चाहिए, बेसिक नॉलेज इसका ज़रूर होना चाहिए। तो ये सारी इसकी स्टोरी है, अगर आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ भी सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो हमारी बुक आती है वो है द हाउस ऑफ फेम। द हाउस ऑफ फेम इसकी जो पुरानी स्पेलिंग थी वो ये थी इन द ओरिजिनल स्पेलिंग। पहले इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश जो थी वो उसकी स्पेलिंग्स में काफ़ी डिफरेंस आता है, आर्काइक इंग्लिश बोलते हैं हम इसको। तो एक्चुअल में ये स्पेलिंग थी उसकी, अब हम इसको ऐसे लिखते हैं। इस मिडिल इंग्लिश पोएम बाय जॉफरी चौसर प्रोबेबली रिटन बिटवीन 1379 टू 1380। अब ये याद रखने वाली चीज़ है कि हाउस ऑफ फेम जो है वो 1379 से 1380 के बीच में लिखी गई है। पहले वाली जो थी वो 1368 में लिखी हुई थी। Making it one of his earliest works, it was most likely written after the Book of the Duchess, but its chronological relation to Chaucer's other poems is uncertain। तो क्योंकि चौसर बहुत पुराना राइटर है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम अभी भी डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि कौन सी पुस्तक पहले कौन सी पुस्तक बाद में, सिर्फ इसके गैसेज हैं। द हाउस ऑफ फेम, अब थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। 2000 लाइन्स है इसके अंदर, 3 बुक्स हैं, एंड टेक्स द फॉर्म ऑफ ए ड्रीम विजन। और ड्रीम विजन है यही है कि पोइट जो है लिखते वक्त उस बुक को ड्रीम में खो जाता है और ड्रीम का वर्णन करता है। इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स, कपलेट्स में लिखी हुई है ये, यानी 2-2 लाइनों के जोड़े हैं और ऑक्टोसिलेबिक हैं।
ऑक्टोसिलेबिकल का मतलब एक लाइन में 8 सिलेबल हैं। Upon falling asleep, the poet finds himself in glass temple adorned with images of the famous and their deeds. तो जैसे बुक का नाम है हाउस ऑफ फेम, तो एक ऐसा हाउस जिसमें फेमस लोगों की तस्वीरें लगी हुई हैं, फेमस लोगों का जिक्र किया हुआ है। तो वो जो अपने आप को ग्लास टेम्पल में पाता है पोइट अपने ड्रीम में, उस ग्लास टेम्पल के अंदर इमेजेस लगी हुई हैं फेमस लोगों की और उनके कामों का वर्णन है, देयर डीड्स। With an eagle as a guide, he meditates on the nature of fame and the trustworthiness of recorded renown. तो एक ईगल होता है जो उसके साथ उसको गाइड करता है, जो उसको बताता है कि ये फेमस आदमी ये था, इसने ये काम किए, और वो नेचर ऑफ फेम के ऊपर भी डिस्कस करता है कि प्रसिद्धि का नेचर क्या होता है, और ट्रस्ट वर्दीनेस यानी जो रिकॉर्ड लिखा गया है उस आदमी की जो प्रशंसा की गई है उसके ऊपर भी सवाल उठाता है कि कितना विश्वसनीय है ये। This allows Geoffrey to contemplate the role of the poet in reporting the lives of the famous and how much truth there is. तो वो इस टॉपिक के बहाने यह भी इस पर भी कंटेम्पलेट करता है, इस पर भी मंथन करता है कि किस तरह से पोइट्स का जो रोल रहा है लोगों की जीवनियों को दर्शाने में। तो पुराने ज़माने में हिस्ट्री में पहले टीवी वगैरह तो थे नहीं जहाँ से कोई चीज़ रिकॉर्ड हो जाती, तो पोइट लोग ही रिकॉर्ड करते थे, तो पक्षपात उनमें हो ही जाता था। जिनको वो पसंद करते थे उनको अच्छी लाइंस में दर्शाते थे वो। तो ये सिनॉप्सिस हैं, ज़्यादा कोई इसमें आपको डिटेल नहीं पूछने वाला है, फिर भी अगर आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। काफ़ी ये बड़ा है, लिखा हुआ है, ये मैंने इसलिए नोट्स में इनको शामिल किया है कि कभी कोई ज़रूरत पड़ भी जाती है देखने की तो प्रॉब्लम ना रहे। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। ओके, ओवरव्यू ऑफ क्रिटिसिज्म, थोड़ा सा इसका क्रिटिसिज्म अपने देख लेते हैं। द पोइम मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ चौसर्स इटालियन इन्फ्लुएंस्ड पीरियड। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे ये जो पोइम है हाउस ऑफ फेम, ये चौसर के इटालियन इन्फ्लुएंस्ड पीरियड में लिखी गई है। चौसर की लाइफ को हम 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहले जो राइटिंग की उसने, पहले जो बुक्स लिखी जिसमें रोमन डे ला रोज और ये जो बुक ऑफ डचेस थी, ये फ्रेंच पीरियड की मानी जाती हैं। चौसर उस समय फ्रेंच पीरियड, फ्रेंच टेरिटरी में रहा था, वहाँ पे फ्रेंच कल्चर का और फ्रेंच ट्रेडिशंस का उस पर प्रभाव पड़ा था, तो वो फ्रेंच पीरियड की हैं। यहाँ पे 1380 के आसपास उसका इटालियन पीरियड शुरू हो गया था, इटालियन इन्फ्लुएंस्ड पीरियड शुरू हो गया था। तो ये जो बुक शुरू होती है हमारी हाउस ऑफ फेम, इसको इटालियन पीरियड से हम रिलेट कर सकते हैं, बाद में इंग्लिश पीरियड भी आएगा। तो ये इटालियन पीरियड की हैं, इसके बारे में आगे भी आपसे डिस्कस होगी, इसमें हम डिवाइड करेंगे उसके वर्क्स को। पहले हम इसके वर्क्स का एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो ये जो पोइम है हाउस ऑफ फेम इटालियन इन्फ्लुएंस्ड पीरियड है, ये आपको याद रखना है। इकोइंग द वर्क्स ऑफ बोकैचियो बोलते हैं, सॉरी इसको, बोकैचियो एंड ओविड, वर्जिल्स एनीड एंड दांतेज डिवाइन कॉमेडी। तो इनका प्रभाव पड़ा, उस समय वो इटालियन ऑथर्स को स्टडी कर रहा था। इट्स 3 पार्ट स्ट्रक्चर्स एज रेफरेंस टू वेरियस पर्सनैलिटीज सजेस्ट दैट परहैप्स द पोएम मीन टू पैरोडी द डिवाइन कॉमेडी। द पोएम ऑल्सो अपीयर्स टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय Boethius's consolation of philosophy. The work shows a significant advancement in Chaucer's art from the earlier books of Duchess. At the end of the work, the man of great auctority who reports tidings of love has been interpreted as a reference to either the wedding of Richard II Anne or the betrothal of Philippa Lancaster John I of Portugal, but Chaucer's typically irreverent treatment of great events makes this difficult to confirm. तो ये सारी बातों का निचोड़ यही है कि इटालियन इन्फ्लुएंस था और हाउस ऑफ फेम एक दांते की जो डिवाइन कॉमेडी लिखी गई थी उसकी पैरोडी के रूप में लिखी गई है, और बहुत सारी जो फेमस लोग हैं उनका एक तरह से मजाक भी उड़ाने की कोशिश की गई है, व्यंग्य भी करने की कोशिश की गई है। इतना बहुत है आपके लिए जानना। ओके, अब हम आते हैं उसकी नेक्स्ट वर्क की ओर, और उसका नेक्स्ट वर्क आ गया था है द लेजेंड ऑफ ए गुड वुमन, लेजेंड ऑफ गुड विमेन, यानी अच्छी औरतों की कहानियाँ। तो जब उसने ट्रोइलस एंड क्रेसिडी लिखी थी तो चौसर की बड़ी आलोचना हुई थी, क्योंकि उसमें जो
ट्रोइलस एक लड़का था और क्रेसिडी एक लड़की थी, और क्रेसिडी को बड़े ही नेगेटिव टर्म्स में दर्शाया गया था, एक बेवफा लड़की के रूप में दर्शाया गया था, और एक तरह से सभी लड़कियों पे टोंट था कि लड़कियां सारी बेवफा होती हैं। तो चौसर की बड़ी आलोचना हुई, खासकर वहाँ के जो महारानियाँ थी, राजा की पत्नियाँ थी या अन्य जो लेडीज़ थी, उन्होंने बड़ी आलोचना की कि आपने लड़कियों को इस लाइट में क्यों दर्शाया है। तो उन्होंने उनको खुश करने के लिए एक ये बुक लिखी, द लेजेंड ऑफ गुड विमेन। इसमें उन्होंने अच्छी अच्छी औरतों की कहानियाँ लिखी जो महान औरतें रही हैं हिस्ट्री के अंदर। ओके, द लेजेंड ऑफ गुड वुमन इज ए पोएम इन द फॉर्म ऑफ ए ड्रीम विजन बाय, जब ये पोएम भी ड्रीम विजन में है, यानी जब नरेटर जो होता है इस बुक को लिख रहा होता है तो वो ये मान के चलता है कि उसने कोई सपना देखा और उस सपने को यहाँ पे वर्णित कर रहा है, उसको हम ड्रीम विजन बोलते हैं। इट इज थर्ड लॉन्गेस्ट ऑफ चौसर्स वर्क्स, ये चौसर की थर्ड लॉन्गेस्ट पोइम है, सबसे लंबी तो आती है द कैंटरबरी टेल, तो थर्ड लॉन्गेस्ट है ये। द कैंटरबरी टेल एंड ट्रोइलस एंड क्रेसिडी, तो दूसरी जो लंबी है वो ये होगी ट्रोइलस एंड क्रेसिडी, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया, आगे भी पढ़ेंगे इसका। इज पॉसिबली द फर्स्ट सिग्निफिकेंट वर्क इन इंग्लिश टू यूज द आयाम्बिक पेंटामीटर और डेकासिलेबिक कपलेट्स विच ही लेटर यूज्ड थ्रू आउट द कैंटरबरी टेल्स। तो इसकी दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक तो ये कि थर्ड लॉन्गेस्ट है, दूसरी ये कि इटालियन पीरियड से इन्फ्लुएंस्ड है, और तीसरा ये है कि इसके अंदर आयाम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया गया है। फर्स्ट सिग्निफिकेंट वर्क था ये, यानी इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहली एक रिमार्केबल पोइम थी जिसमें आयाम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया गया और डेकासिलेबिक कपलेट का यूज़ किया गया। डेकासिलेबिक का मतलब एक लाइन में 10 सिलेबल, विच लेटर यूज थ्रू आउट द कैंटरबरी टेल्स, और आगे उसने कैंटरबरी टेल्स में भी यही लाइनों को यूज़ किया है, डेकासिलेबिक आयाम्बिक पेंटामीटर। This form of the heroic couplet would become a significant part of English literature, no doubt inspired by Chaucer. तो आगे जाके हीरोइक कपलेट बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए, बहुत ज़्यादा पोइट्स ने यूज़ किया। अलेक्जेंडर पोप को आप जानते होंगे, जिसके हाथों में इन्होंने इसको हीरोइक कपलेट को मास्टरी दी, तो शुरुआत चौसर ने की थी उसकी। याद रखने वाली चीज़ है कि लेजेंड ऑफ गुड वुमन में आयाम्बिक पेंटामीटर का यूज़ सबसे पहले हुआ, ये सबसे फर्स्ट रिमार्केबल पोइम थी। ओके, द प्रोलॉग डिस्क्राइब्स हाउ चौसर इज reprimanded by the god of love and his queen। तो ये वही बात जो मैंने अभी आपको बताई थी कि जब शुरुआत होती है तो प्रोलोग जो होता है, प्रोलोग उसी को ही कहते हैं, पोइम के, एक बड़ी पोइम के शुरू होने से पहले उस पोइम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाता है कवि द्वारा, उसको हम प्रोलोग कहते हैं। तो ये शुरू में आता है हमेशा। डिस्क्राइब्स हाउ चौसर इज रेप्रीमेंडेड, रेप्रीमेंडेड का मतलब होता है डांट फटकार लगाना। तो चौसर को डांट फटकार लगी थी, किससे? बाय द गॉड ऑफ लव एंड हिज क्वीन, लव का जो गॉड है और उसकी जो रानी है उसने। एल्सेस्टी फॉर हिज वर्क सच एज ट्रोइलस एंड क्रेसिडी, एल्सेस्टी उसका नाम रखा है गॉड ऑफ लव की पत्नी का। तो ये तो पोइट अपने मन से बोल रहा है कि उसको भगवान ने रेप्रीमेंड किया, डांटा फटकारा, लेकिन एक्चुअल में उसकी आलोचना की थी कई औरतों ने, तो उसने ये वर्क लिखना शुरू किया था। सच एज ट्रोइलस एंड क्रेसिडी डिपिक्टिंग वुमन इन पुअर लाइट, तो ट्रोइलस एंड क्रेसिडी में उसने वुमन को पुअर लाइट में शो किया था, यानी वुमन की आलोचना की थी, वुमन को एक गलत तरीके से दर्शाया था, नेगेटिव टर्म्स में दर्शाया था। क्रेसिडी इज मेड टू सीन इनकंसिस्टेंट इन लव in that earlier work, and Alceste demands a poem of Chaucer extolling the virtue of women and their good deeds। तो क्रेसिडी में जिस तरह से औरतों का अपमान किया गया था, तो एल्सेस्टी जो लव ऑफ गॉड की क्वीन थी, उसने डिमांड की पोइम से, चौसर से, कि वो एक ऐसी पोइम लिखे जिसमें वुमन की जो गुड डीड्स हैं उनको एक्सटोल किया जाए, यानी उनकी प्रशंसा की जाए। तो चौसर ने ये बात प्रोलॉग में क्लियर कर दी है उसके, कि मेरे को भगवान ने दर्शन दिए और उनकी क्वीन ने बोला कि एक ऐसी पोइम की रचना की जाए, तो मैं ये पोइम लिख रहा हूँ। ओके, वेदर द पोइम्स स्टेट is due to Chaucer's becoming bored with its uncertain, but it is not now regarded among the best work। तो आज इस लेजेंड ऑफ गुड वुमन को, गुड वीमेन को अच्छी पोइट के अंदर काउंट नहीं किया जाता है। बस हमें ये चौसर की इसकी जो टाइमलाइन है, उसकी जो मेजर वर्क्स हैं, बस हमें उनका पता होना चाहिए और थोड़ा थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, क्योंकि आज इसको इतना बेटर नहीं माना जाता है। कैंटरबरी टेल इसकी बेस्ट रचना मानी जाती है। डिस्पाइट बीइंग पॉपुलर व्हेन फर्स्ट रिटन, पहले शुरू में तो बहुत पॉपुलर रही थी। वन अर्ली फैन इज चौसर्स ओन कैरेक्टर द मैन ऑफ लॉ हु प्रेजेस चौसर्स एंड पोएम विच ही कॉल्स सेंट्स लेजेंड्स ऑफ क्यूपिड। ओके, तो इतनी ज़्यादा इसको डीपली हमें स्टडी करने की भी ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने बताया है आप उतने इसके नोट्स तैयार रखिए, ज़्यादातर एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है। ओके, द नेचर ऑफ द पोएम विद इट्स सेपरेट लेजेंड मेक्स
dating it difficult, but it is clearly placed between Troilus and the tales around 1386 to 1388. तो ये तो हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं. Tennyson used the poem as a theme for his own poem A Dream of Fair Women. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे कि टेनिसन ने अपनी एक पोइम लिखी है ए ड्रीम ऑफ फेयर वुमेन, उसके अंदर उसने लेजेंड ऑफ गुड वुमन की थीम का यूज़ किया है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा फर्स्ट लेसन नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी का, जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को डीपली पढ़ रहे हैं, डिटेल्ड स्टडी कर रहे वाले हैं पूरे. नेक्स्ट लेसन में अपने शुरू करेंगे ट्रोइलस एंड क्रेसिडी से. आप बने रहिए मेरे साथ, और उम्मीद है हम 5-6 महीने के अंदर ये जो, अगर आप मेरा 1 या 2 लेसन डेली देखोगे, 5-6 महीने के अंदर आपका सारा नेट का और असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स पूरा हो जाएगा. आपके पास कोई मेरे लिए सुझाव हो तो ज़रूर बताइए मुझे. कोई पढ़ाने के तरीके में अगर कोई चेंजिंग चाहते हो या अच्छा भी लग रहा है तो भी कमेंट जरूर करिए. ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, गुड लक.